मैंने पहले ही सुकिंग यान को संदेश भेज दिया है, लेकिन उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है। लियोंगजिंग जोशु जूशु की ओर मुड़ी। नमस्ते। यह जेड पेंडेंट आपके हाथों में कैसे आया? जो मूर्ख नहीं थे वह बता सकते थे कि उन्होंने पेंडेंट को पहचान लिया है। उद्योग के नियम? मैं क्लाइंट की जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता। लियोंगजिंग और जिवानजी ने एक दूसरे की ओर देखा। लियोंगजिंग ने पूछा, इस जेड पेंडेंट की कीमत कितनी है? मैं इसे लूंगी, जोशु ने कहा। 80 मिलियन। जिवानजी ने तुरंत जवाबी हमला किया। 70 मिलियन, जो तुरंत मान गए। सौदा पक्का। उस समय जिवानजी को वैसा ही महसूस हुआ जैसा मुझे एक बार हुआ था। उसे और सौदेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। यह जेड पेंडेंट कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। सुकिंग निश्चित रूप से इसे ऊंची कीमत पर वापस खरीदेगी। लियोंगजिंग ने पैसे दिए और जिवानजी ने जेड पेंडेंट लिया और बाहर निकल गई। लियोंगजिंग ने पूछा, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? जिवानजी ने अपना सिर हिलाया। मैंने वीडियो से कपड़ों का पीछा किया, यहां तक आई, लेकिन कुछ नहीं मिला। लियोंगजिंग चुप हो गई। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। जिवानजी ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें लापता व्यक्ति का नोटिस डालना चाहिए अपने वेबो पर। उसे इस तरह ढूंढना आसान होना चाहिए। यह डिजिटल युग था। लियोंगजिंग देश की शीर्ष पियानो वादक थी, जिसके वेबो पर 30 मिलियन फॉलोअर्स थे। सामान्य परिस्थितियों में किसी को ढूंढना आसान होता। लियोंगजिंग कभी भी इस विधि का उपयोग नहीं करती, लेकिन इस बार बात अलग थी। वह मौका नहीं चूकना चाहती थी, इसलिए उसने वीडियो पोस्ट किया और अपनी लोकेशन जोड़ दी। जैसे ही इसे पोस्ट किया गया, वीडियो के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। इस वीडियो में संगीत और नृत्य बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं और दृश्य माहौल ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म का कोई संबंध हो। मुझे पता है, ये हगुओ में एक म्यूजिक रेस्टोरेंट है। वहां भोजन करने के लिए आपको मास्क पहनना पड़ता है। दोस्तों, मैंने उसे ढूंढ लिया। ये वह है। ये जोजिंग है। देखो, जोजिंग ने आज सुबह हगुओ के चौराहे पर एक डांस वीडियो पोस्ट किया था और उसने गॉडेस के वीडियो जैसे ही कपड़े पहने हैं और उसकी वर्तमान लोकेशन भी हगुओ है। जिवानजी लियोंगजिंग के वेबो कमेंट्स को स्क्रॉल करती रही। कहना होगा कि कभी कभी नेटिजन्स की शक्ति अविश्वसनीय होती है। जब उसने लोगों को जो जिंग का जिक्र करते देखा, तो उसने उसके वेबो पर क्लिक किया। आज सुबह हगुओ के पिजन स्क्वायर में पोस्ट किया गया एक वीडियो था। वह चौराहे पर नृत्य कर रहा था और काफी अच्छा। और जो कपड़े उसने पहने थे वे बिल्कुल मूनलाइट रेस्टोरेंट के वीडियो वाले लड़के जैसे ही थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी आकृति और बालों की शैली लगभग एक जैसी थी। जिवानजी ने उत्साहपूर्वक लियोंगजिंग के कंधे को थपथपाया। ढूंढ लिया? उसने जो जिंग का वीडियो लियोंगजिंग को दिखाया। देखो, क्या यह वही है? लियोंगजिंग ने भी अपनी लोकेशन के साथ वीडियो देखा। ईमानदारी से कहूं तो आउटफिट और जो जिंग की वर्तमान लोकेशन के आधार पर यह पुष्टि करता हुआ लग रहा था कि यह वही था। लेकिन जैसे जैसे लियोंगजिंग ने दोनों वीडियो की तुलना की, कुछ अभी भी अजीब लग रहा था। उसने सावधानी से कहा, चूंकि यह जो जिंग हगुओ में है, चलो पहले उससे संपर्क करते हैं। जिवानजी ने सिर हिलाया। वह जो जिंग को नहीं जानती थी, इसलिए उसने उसकी प्रोफाइल जांची। उसे पता चला कि वह FIU फिल्म और टेलीविजन के साथ अभी अभी साइन किया गया एक कलाकार था। इत्तेफाक से फियू उसके परिवार का था। उसने तुरंत कंपनी के मालिक से संपर्क किया, स्थिति समझाई और दूसरे पक्ष ने जो जिंग और उसके मैनेजर के संपर्क विवरण निकाले और फिर जिवानजी को भेज दिए। इस समय जो जिंग मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने की तैयारी के लिए हगुओ में हाल ही में अपनी गति बना रहा था। उसके मैनेजर वोंग हाओ थे। वह हमेशा से मनोरंजन उद्योग में मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। वोंग हाओ का पहला कदम एक उच्च शिक्षित पुरुष आइडल का व्यक्तित्व बनाना था। उसे विदेश में पढ़ाई करके लौटने वाले के रूप में पेश किया गया था और ध्यान आकर्षित करने और उसके आसपास लोकप्रियता बनाने के लिए उससे विदेश में शास्त्रीय नृत्य करवाया गया था। आज सुबह उसके नृत्य करने वाले वीडियो की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। पदोन्नति की पहली लहर सफल रही। कुछ और इसी तरह के कदमों के साथ वे और भी अधिक गति बना सकते थे। लेकिन अगला कदम शुरू होने से पहले ही जो सिंह का सुबह का वीडियो अचानक वायरल हो गया। बैकएंड डेटा आसमान छू गया। उसने जो जिंग का वेबो बैकएंड खोला और पियानो क्वीन लियोंगजिंग का नाम देखा। ज्यादातर कमेंट्स कह रहे थे, योम्बो पायाफा हुएस्टे बोलियान बोल, गॉडेस तुम्हें ढूंढ रही है। वोंग हाओ ने लियोंगजिंग के वेबो पर क्लिक किया। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। क्या इत्तेफाक है? जाहिर है वह जानता था कि वीडियो में जो व्यक्ति है वह जो जिंग नहीं है।
लेकिन इसने उसे जो जिंग को वह व्यक्ति बनाने से नहीं रोका। अगर ल्योंगजिंग जैसा कोई उसका समर्थन करता तो जो जिंग का करियर निश्चित रूप से ऊंचाइयों पर पहुंच जाता। वोंग हाउ ने जल्दी से जो जिंग को वीडियो दिखाया। देखो, ल्योंगजिंग उस आदमी को ढूंढ रही है जिसने डांस किया था। इत्तेफाक से तुमने आज वही कपड़े पहने थे और लोकेशन भी मैच करती है। अगर तुम वीडियो वाले आदमी बन सको और ल्योंगजिंग के पसंदीदा आदमी बन सको तो तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। वोंग हाउ ने जो जिंग को विस्तार से सभी फायदों के बारे में समझाया। उत्साह से भरा जो जिंग अभी तक यह समझ ही नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में कोई खजाना लग गया हो। वह झिझका और पूछा, लेकिन चाचा, मैं वास्तव में वीडियो वाला व्यक्ति नहीं हूं। अगर असली व्यक्ति सामने आ गया तो क्या मेरा पर्दाफाश नहीं हो जाएगा? वोंग हाउ ने कहा कि वह वीडियो यहां दोपहर के आसपास पोस्ट किया गया था। उसे पैसे दो और कहो कि सामने ना आए। उसे यह अवसर तुम्हें देने दो। जो जिंग के होंठ मुड़ गए। पैसा। दूसरा पक्ष ल्योंगजिंग है। ल्योंगजिंग सिर्फ पियानो क्वीन नहीं है, वह राजधानी की एक कुलीन उत्तराधिकारी भी है। ल्योंग परिवार राजधानी में एक बहुत ही खास स्थान रखता है जो सबसे ऊपर खड़ा है। यदि यह कहा जाता है कि सुकिंग यान राजधानी की आर्थिक जीवन रेखा को नियंत्रित करती है तो ल्योंग परिवार राजनीतिक जीवन रेखा को नियंत्रित करता है। ल्योंगजिंग के पिता राजधानी के शीर्ष नेता हैं। उनका पद उसे ही मिलेगा। 30 साल की उम्र से पहले वह अपने सपनों का पीछा कर सकती है और पियानो वादक बन सकती है, लेकिन 30 के बाद उसे अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होगा। ल्योंगजिंग का भविष्य अविश्वसनीय रूप से उज्जवल है। अगर कोई उससे थोड़ा सा भी जुड़ जाए तो यह एक जबरदस्त बढ़ावा होगा। साथ ही उसके जैसे व्यक्ति को उकसाना नहीं चाहिए, वरना यह बर्बादी की ओर ले जाएगा। वोंग हाउ स्वाभाविक रूप से इसे भी समझते थे, लेकिन वह सालों से उद्योग में थे। वह साहसी थे। वह जुआ खेलना चाहते थे। अगर वह जीत गए तो यह एक शानदार जीवन होगा। अगर हार गए तो वे हमेशा फिर से शुरुआत कर सकते थे। जो जिंग ने वीडियो में नाच रहे लड़के को देखा, पहले तो उसके हाव भाव जटिल थे, लेकिन जितना अधिक उसने देखा उसका चेहरा उतना ही गहरा होता गया। अंत में उसने गुस्से में अपना फोन तोड़ दिया। वोंग हाउ उलझन में थे। क्या हुआ? जो जिंग का चेहरा उदास हो गया। वीडियो में जो आदमी है वह सोंग है। वोंग हाउ हैरान थे। जो जिंग के चाचा के रूप में, जाहिर है वह उसे जानते थे। उस पल में वोंग हाउ को कुछ समझ आया। जब से जो जिंग ने उद्योग में प्रवेश करने का फैसला किया था, उसकी शैली पूरी तरह से बदल गई थी। अब वीडियो को फिर से देखते हुए वोंग हाउ को एहसास हुआ कि जो जिंग मेरी नकल कर रहा था। एक पल के लिए वोंग हाउ को समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जो जिंग ने हमेशा उसे खो दिया था, इसलिए वह हीन भावना महसूस करता था। गहराई से उसका मानना था कि वह मेरे जितना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके बालों की शैली, उसकी फैशन शैली और यहां तक कि उसकी कपड़े पहनने की आदतें सब मेरी नकल करती हैं। यहां तक कि जिस तरह से वह नृत्य करता है वह भी मेरे जैसा ही लगता है। वोंग हाउ ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वीडियो में जो व्यक्ति है वह सोंग है? जो जिंग तिरस्कार से बोला, अगर वह राख भी बन जाए तो भी मैं उसे पहचान लूंगा। वोंग हाउ ने सोच समझकर कहा, अगर वीडियो में व्यक्ति सोंग है तो हम उसका रूप नहीं धर सकते। आखिरकार जो जिंग और वह आपस में भिड़े हुए हैं, अगर वह बाद में सामने आ गया तो यह एक बड़ी समस्या होगी। जो जिंग की आंखों में एक काला सा साया चमका, ठीक इसलिए क्योंकि यह वह है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस पर दावा करने जा रहा हूं। वोंग हाउ चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? सोंग के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है? क्या तुम नहीं समझते? जो जिंग थोड़ा मुस्कुराया। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। चाचा, आप गलत हैं। ठीक इसलिए क्योंकि यह सोंग है, मुझे उसका रूप धरना होगा क्योंकि मैं उसे समझता हूं। और अभी वह भाग रहा है। अगर उसे पता चल भी जाए कि मैंने उसकी जगह ले ली है तो वह सामने आने और राजधानी में सच्चाई उजागर करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति को पता है कि सुकिंग उसे पागलों की तरह ढूंढ रही है। वोंग हाउ ने विचार किया, मैं समझ गया। उसी समय वोंग हाउ का फोन बजा। यह उसका बॉस था। वह जवाब देने के लिए एक तरफ भागा। बॉस, मैं समझ गया। धन्यवाद बॉस, मैं उसे बढ़ावा देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फोन काटने के बाद वोंग हाउ ने उत्साह से जो जिंग से कहा, ल्योंगजिंग ने पहले ही कंपनी के बॉस से संपर्क किया है और तुम्हारी संपर्क जानकारी मांगी है। वह तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारे पास नृत्य की पृष्ठभूमि है। वीडियो से नृत्य सीखो। जब तुम उससे मिलो
तो एक हिस्सा प्रदर्शित करो। उसने जल्दी से लियोंगजिंग का संपर्क जोड़ा। उसने 1 घंटे बाद मूनलाइट रेस्टोरेंट में उससे मिलने की व्यवस्था की। फोन काटने के बाद वह मुस्कुराते हुए वापस आया। जोजिंग से पूछना चाहता था कि डांस प्रैक्टिस कैसी चल रही है, लेकिन उसका हताश चेहरा देखा। वोंग हाओ की आंखों में क्या गलत था? वीडियो में नृत्य सरल और सहज लग रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि नृत्य बेहद कठिन था। कदम, ताकत, चक्कर। जोजिंग का चेहरा पीला पड़ गया। चाचा, मैं यह नहीं कर सकता। वोंग हाओ को लगा जैसे आसमान गिर रहा हो। लियोंग जिंग ने पहले ही मिलने और पहचान पर दावा करने की व्यवस्था कर ली थी। उसे निश्चित रूप से प्रदर्शन करना होगा, लेकिन जो झिंग नहीं कर सका। जो झिंग की आंखों में एक संघर्ष चमका। महान सौभाग्य महान जोखिमों से आता है, यह सोचकर उसकी नजर दृढ़ हो गई। अगले ही पल उसने अपना पैर उठाया और मेज के कोने पर जोर से मारा। वोंग हाओ चिल्लाया, जो झिंग, तुम क्या कर रहे हो? इस बीच राजधानी में जब से वह ग्यूयू के मनोविज्ञान क्लिनिक से जागी थी, ग्यूयू सुकिंग का इलाज कर रही थी। उसके बारे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने एक साधारण व्यक्ति की तरह धारा प्रवाह उत्तर दिए। ऐसा लग रहा था कि उस दिन की घटना एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं थी। बाद में उसने अभी बीजिंग शियाओ से मुझे ढूंढना जारी रखने के लिए कहा। कभी हार नहीं मानी। उसकी भावनाएं स्थिर हो गई थीं और सतह पर कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। एकमात्र असामान्य चीज उसका व्यवहार था। मेरे जाने के बाद के सप्ताह में हर दिन जब सुकिंग लौटती तो वह खुद को मेरे कमरे में बंद कर लेती और पूरी रात बाहर नहीं आती। अगली सुबह वह करीने से कपड़े पहनकर बाहर आती, हमेशा की तरह काम पर आती जाती। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी भावनाएं खत्म हो गई हों, जिससे वह एक मशीन बन गई हो। उस दिन सुकिंग एक मीटिंग में थी और उसका फोन ऑफिस में ही छूट गया था। मीटिंग खत्म होने के बाद वह सख्त चेहरे के साथ ऑफिस लौटी। मीटिंग के विवरणों की सावधानी पूर्वक समीक्षा की। समीक्षा पूरी करने के बाद ही उसने मेज पर रखे फोन को उठाया और जेंग शियाओ को मैसेज करने के लिए तैयार हुई, ताकि वह पूछ सके कि मुझे ढूंढने में कोई प्रगति हुई है या नहीं। फोन पर जेड परिवार की जिवांजी का एक संदेश था। जब उसने जिवांजी द्वारा भेजी गई सच्चा प्यार दिल की फोटो देखी तो उसकी पहले से शांत आंखों में अचानक हिंसक भावनाएं उमड़ पड़ी। वह अचानक अपनी कुर्सी से उठी, फर्श से छत तक की खिड़की की ओर चली गई और जिवांजी को फोन किया। जिवांजी ने जल्दी से फोन उठाया। सुकिंग सीधे मुद्दे पर आई। तुमने वह जेड पेंडेंट कहां देखा? जिवांजी हंस पड़ी। सुकिंग, क्या तुम्हारे घर में चोरी हुई थी? सुकिंग की आवाज ठंडी हो गई। ऐसे मेरे लिए वापस खरीद लो। जिवांजी हंसे बिना नहीं रह सकी। मैंने इसके लिए 100 मिलियन दिए हैं, तुम इससे कम की पेशकश नहीं कर सकती। सुकिंग यान ने निर्णायक रूप से कहा, 1 बिलियन सौदा पक्का। जिवांजी इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग उछल पड़ी। उस जेड पेंडेंट का सु परिवार के लिए विशेष अर्थ था। थोड़ा और मांगना बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सुकिंग यान ने सीधे 1 बिलियन की पेशकश की। मना करने का कोई कारण नहीं था। सुकिंग की आवाज फिर से आई, अब मुझे बताओ कि तुमने इसे कहां से खरीदा है? जिवांजी ने धीरे से कहा, जब मैंने यह जेड पेंडेंट हगुओ की राजधानी में खरीदा था तो उन्होंने कहा था कि इसे अभी अभी हासिल किया गया है। उन्होंने विक्रेता की जानकारी का खुलासा नहीं किया, लेकिन चूंकि किसी को तुम्हारा पेंडेंट चुराने और विदेश में बेचने के बारे में पता था तो उन्होंने पैसे लेकर भाग लिया होगा। सुकिंग की आंखें गहरी हो गईं। तो वह हगुओ में है। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कांच की खिड़की पर थपथपाने लगीं। वह अब मुझे ढूंढने के लिए बेताब थी, लेकिन वह जितनी चिंतित थी उसे उतना ही शांत रहना था। मैं विदेश में पढ़ने गया था और मेरा प्रमुख विषय पेंटिंग है। बिना किसी संदेह के मैं यहां आगे की पढ़ाई के लिए हूं, इसलिए इसकी बहुत अधिक संभावना है कि मैं कला में विशेषज्ञता वाले हगुओं के एक स्कूल में हूं। इससे दायरा तुरंत कम हो जाता है। सुकिंग ने जल्दी से फैसला किया, सबसे पहले हगुओं के सभी कला स्कूलों की जांच करो। अगर मैं वहां नहीं मिला तो हगुओं के हर स्कूल की जांच करो। सुकिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वह छोटा चोर नीच है। मैं अभी हगुओं जाऊंगी और व्यक्तिगत रूप से उसे वापस लाऊंगी। जब मैं वहां पहुंचूंगी तो मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत होगी। जिवांजी ने सिर हिलाया। जरूर। सुकिंग ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। सोंग, तुम बच नहीं सकते। फोन काटने के बाद जिवांजी ने लियांगजिंग से गर्व से कहा, मैं बाद में तुम्हारे साथ 500 मिलियन बांट लूंगी। आखिरकार उन्होंने मिलकर इसमें सुविधा प्रदान की थी। सुकिंग के पैसे का फायदा उठाना। स्वाभाविक रूप से उन्हें इसे बांटना चाहिए।
ल्योंगजिंग ने सिर हिलाया। जीवानजी ने अभी कॉल स्पीकर पर रखी थी। वह सुकिंग यान की हताशा देखना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ सुना। लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से जो झिंग पर था और उसे पैसों की परवाह नहीं थी। जीवानजी विनम्र नहीं थी। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ले लूंगी। उसी समय जीवानजी का फोन बजा। यह जो झिंग के मैनेजर वोंग हाउ का संदेश था। जीवानजी ल्योंगजिंग की ओर मुड़ी। वे पहुंच गए हैं। जैसे ही उसने यह कहा, ल्योंगजिंग उत्सुकता से दरवाजे की ओर चली गई। प्रवेश द्वार पर वोंग हाउ एक व्हील चेयर धकेल रहे थे जिस पर जो झिंग बैठा था। वे दोनों प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे क्योंकि मूनलाइट रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के लिए मास्क पहनना जरूरी था। वोंग हाउ और जो झिंग मास्क पहने बिना अंदर नहीं जा सकते थे। ल्योंगजिंग और जीवानजी एक साथ बाहर आईं और जो झिंग को उसके दाहिने पैर पर प्लास्टर के साथ देखा। काफी दयनीय दिख रहा था। ल्योंगजिंग ने शब्दों में पूछा, क्या हुआ? वोंग हाउ ने समझाया, वापस आते समय हमारे साथ लुटेरों ने बदतमीजी की। जो झिंग का पैर लकड़ी की छड़ी से टूट गया था। ल्योंगजिंग और जीवानजी दोनों हक्की बक्की रह गईं। हग्गुओं में सार्वजनिक सुरक्षा बहुत अच्छी नहीं थी। विशेष रूप से कुछ अपराधी वैगवो के लोगों को निशाना बना रहे थे। जीवानजी ने जल्दी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? जो झिंग ने अपना पीला चेहरा हिलाया। कुछ गंभीर नहीं है, बस मैं 3 महीने तक प्लास्टर नहीं हटा पाऊंगा। मैं कुछ समय तक नृत्य नहीं कर पाऊंगा। मिस ल्योंग, मुझे पता है कि आप नृत्य के कारण मुझे ढूंढ रही हैं, लेकिन मैं अब आपके साथ सहयोग नहीं कर पाऊंगा। न तो ल्योंगजिंग और न ही जीवानजी ने ऐसी स्थिति की उम्मीद की थी। ल्योंगजिंग ने उसे सांत्वना दी। मैं नृत्य के लिए नहीं आई थी। तुम्हारे नृत्य ने मुझे बहुत सहज महसूस कराया। मैं तुम्हारे पैर ठीक होने तक इंतजार करूंगी। अभी के लिए बस ठीक होने पर ध्यान दो। मूनलाइट के प्रवेश द्वार पर खड़ा होना अजीब लग रहा था, इसलिए जीवानजी ने सुझाव दिया, चलो एक कैफे में बैठते हैं। इसके बाद चारों एक साथ कैफे की ओर चल दिए। ल्योंगजिंग ने जो झिंग की व्हीलचेयर धकेलने में भी मदद की। इस व्यवहार पर जीवानजी ने ल्योंगजिंग की ओर पलकें झपकाईं और फुसफुसाया, यह वही है ना? जीवानजी की आंखों में जो झिंग ही डांसर था, लेकिन ल्योंगजिंग ज्यादा सतर्क थी। आखिरकार इत्तेफाक अप्रत्याशित हो सकते थे, लेकिन जिस पल उसने जो झिंग को देखा, उसने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि वह वीडियो वाला ही है। जब वह पहले प्रवेश द्वार पर उससे टकराई थी तो उसने स्पष्ट रूप से उस पर पेनोस की खुशबू सूंघी थी। जो झिंग पर बिल्कुल वही खुशबू थी। कोई गलती नहीं थी। ल्योंगजिंग मुस्कुराई और जीवानजी की ओर सिर हिलाया। यह वही है। व्हील चेयर में बैठे जो झिंग अपने पीछे उनकी बातचीत ध्यान से सुन रहे थे। ल्योंगजिंग की निश्चितता सुनकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। साथ ही उसने वोंग हाउ के साथ आत्मविश्वास से भरी नजरें मिलाईं। जब तक मैं सामने नहीं आता, वह आखिरकार मेरा ही रूप है। मेरे कपड़े पहनने का अंदाज और व्यवहार उसने बहुत पहले ही याद कर लिया था, और उसने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी, जिससे उसके चेहरे के कुछ हिस्सों में मेरे जैसा दिखने के लिए बदलाव किए गए थे। अब वह लगभग 30% मेरे जैसा दिखता है, और जानबूझकर नकल करने के साथ वह लगभग 50% समान है। जब तक मैं प्रकट नहीं होता, कोई भी नहीं बता पाएगा कि वह नकली है। जो झिंग और ल्योंगजिंग एक साथ कैफे में घुसे और बैठ गए। उन्होंने सामान्य बातचीत की। क्या तुम यहां हगुओं में यात्रा कर रहे हो? जो झिंग ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। वोंग हाउ मुस्कुराए और बगल से समझाया, ओह, मैं जो झिंग का चाचा हूं और उसका मैनेजर भी। इस बार मैं उसे कुछ सामग्री शूट करने, लोकप्रियता बढ़ाने और उसकी शुरुआत, डेब्यू की तैयारी करने के लिए विदेश लाया हूं। जीवानजी ने ल्योंगजिंग को पहले ही बता दिया था कि जो झिंग ने अभी अभी फ्यू के साथ साइन किया है और डेब्यू की तैयारी कर रहा है, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे छिपाने की जरूरत थी। आखिरकार ल्योंगजिंग एक पियानो वादक थी जिसने भी शुरुआत की थी नृत्य में जो झिंग की मजबूत प्रतिभा के साथ। यह स्वाभाविक था कि ज्यादा लोग इसे देखें। ल्योंगजिंग ने धीरे से कहा, मैं स्टारलाइट प्रोग्राम के प्रभारी व्यक्ति को जानती हूं। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हारा परिचय करा सकती हूं। जो झिंग की आंखें चमक उठीं। ल्योंगजिंग जैसा कोई उसके पीछे खड़ा हो और उसकी सिफारिश करे, और बाद में ट्रैफिक का एक धक्का। भले ही वह 6 डेब्यू स्पॉटों में केंद्र न बन पाए, लेकिन वह निश्चित रूप से एक सुरक्षित कर लेगा। जो झिंग ने ल्योंगजिंग को उत्साहपूर्वक देखा, महत्वाकांक्षा लगभग उसकी आंखों से छलक रही थी। सच में? क्या इससे आपको बहुत परेशानी होगी? ल्योंगजिंग को उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा बुरी नहीं लगी। वह मुस्कुराई और उसने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, यह बस एक शब्द की बात है। ठीक होने पर ध्यान दो।
फ्रैक्चर को ठीक होने में 3 महीने लगते हैं। स्टारलाइट प्रोग्राम उसी समय के आसपास होगा जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए पियानो बजा सकती हूं। उसने आखिरी 4 शब्द जोर से नहीं कहे, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ था। जो जिंग और वोंग हाउ रोमांचित थे। अगर ल्योंगजिंग ने डेब्यू की रात उसका समर्थन किया तो वह निश्चित रूप से केंद्र होगा। यह स्वर्ग से मिली किसी सौगात जैसा था। साथ ही उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वीडियो में मैंने जो चाल चली थी वह आज उसे नहीं कर सका। वह जो सबसे सीधा समाधान सोच सकता था वह था अपने पैर को चोट पहुंचाना। जैसे ही उसने मेज के कोने पर बेरहमी से लात मारी, वोंग हाउ ने जल्दी से उसे एक तरफ धकेल दिया। तुरंत समझ में आ गया कि उसका इरादा क्या था। उसने उसे हताशा में देखा। क्या तुम मूर्ख हो? अगर तुम नृत्य नहीं करना चाहते तो बस घायल होने का नाटक करो। वास्तव में खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हो? बस अपने पैर को प्लास्टर में लपेट लो। वोंग हाउ सालों से मनोरंजन उद्योग में थे। जो तरकीबें उन्होंने इस्तेमाल की थीं और देखी थीं वे अनगिनत थीं। नृत्य न कर पाने के बहाने का सामना करना पड़ा। इसे संभालने के 100 तरीके थे, इसलिए अब उसका पैर केवल प्लास्टर में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा पीला और कमजोर दिखाने के लिए मेकअप किया गया था। वास्तव में उसका पैर बिल्कुल ठीक था। उसने इन 3 महीनों का अच्छा उपयोग करने की योजना बनाई ताकि वीडियो से नृत्य में महारत हासिल कर सके। समूह कैफे में आराम से बैठकर बातें कर रहा था कि अचानक जो झिंग की नजर सामने वाले चौराहे पर पड़ी, उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसने मुझे देखा, बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहने हुए। मैं ट्रैफिक लाइट का इंतजार कर रहा था। कांच की खिड़की के ठीक सामने खड़ा था। मैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मैंने एक लग्जरी ब्रांड का शॉपिंग बैग लिया हुआ था। अपने दोस्त के साथ हंसते बोलते बातें कर रहा था। बहुत करीब दिख रहा था। ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? और जहां मैं खड़ा था, अगर ल्योंगजिंग और जीवानजी पीछे मुड़ती तो वे मुझे देख लेती। वह मेरी तरह बहुत ज्यादा दिख रही थी। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो जो झिंग का चेहरा पीला पड़ जाएगा। मैं झोंग फोंग के साथ चौराहे पर खड़ा था। हम दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे। अचानक मेरी छठी इंद्री ने तेजी से पकड़ लिया कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और कैफे में जो झिंग के साथ नजरें मिलाईं। उसकी आंखों में घबराहट थी। वह मुझे यहां देखकर स्तब्ध लग रहा था। मैं उससे भी ज्यादा हैरान था। क्या दुनिया सच में इतनी छोटी है? मैं वास्तव में विदेश में जो झिंग से टकरा गया। मैंने सहज रूप से जोंग फोंग को पकड़ा और भागा। हमने ट्रैफिक लाइट का इंतजार भी नहीं किया। शायद जो झिंग के डरे हुए हाव भाव और टिकी हुई नजर ने ल्योंगजिंग और जीवानजी दोनों को सहज रूप से पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अपनी आखिरी नजर में उन्होंने केवल एक आकृति को नजर से ओझल होते देखा। ल्योंगजिंग ने चिंता के साथ पूछा, तुम क्या देख रहे थे? जिस क्षण ल्योंगजिंग पीछे मुड़ी, जो झिंग का दिल उसके गले तक आ गया। सौभाग्य से मैं तेज भागा, वरना मेरा पर्दाफाश हो जाता। जो झिंग ने घबराहट में समझाया, मैंने अभी लोगों को रेड लाइट जंप करते देखा। वे लगभग कार की चपेट में आ ही गए थे। इसने मुझे डरा दिया। जीवानजी ने कहा, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। यह हमारा देश नहीं है। जो झिंग ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। मैं समझ गया। ल्योंगजिंग मुस्कुराई और उससे पूछा, तुम यहां कब तक रुकने की योजना बना रहे हो? जो झिंग जवाब देने से पहले रुका, मेरी वापसी की फ्लाइट कल रात की है। ल्योंगजिंग ने पूछा, कितने बजे? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जो झिंग के चेहरे पर उत्साह की एक झलक दिखाई दी। कल रात 28 बजे। ल्योंगजिंग की आंखें कोमल हो गईं। ठीक है। उनके बगल में खड़ी जीवानजी ने एक सार्थक मुस्कान बिखेरी। वह ल्योंगजिंग को कई सालों से जानती थी और उसने कभी किसी लड़के के साथ उसे इतना चौकस व्यवहार करते नहीं देखा था। उसके पास स्पष्ट रूप से अभी भी अपने शेड्यूल में 1 सप्ताह बचा था। फिर भी वह जो झिंग के लिए जल्दी लौट रही थी और यहां तक कि उसी फ्लाइट में जा रही थी। लेकिन वह समझ गई, ल्योंगजिंग गर्वित और आत्मविश्वासी थी, विशेष रूप से जब संगीत की बात आती थी। किसी ने वास्तव में उसके साथ तालमेल नहीं बिठाया था। जो झिंग ने सिर्फ एक नृत्य के साथ उसके साथ तालमेल बिठाया था। उसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे उसकी पूरी तरफदारी मिलेगी। उसके साथ देश वापस जाना, उसके डेब्यू की व्यवस्था करने में मदद करना और यहां तक कि उसके करियर के लिए गति बनाना। सिर्फ एक मुलाकात के बाद उसे पहले से ही इस तरह से दुलारा जा रहा था। भविष्य में यह कैसा होगा? जो झिंग और वोंग हाउ ने स्वाभाविक रूप से ल्योंगजिंग के विशेष ध्यान को महसूस किया। पहले तो वे ल्योंगजिंग का इस्तेमाल केवल प्रचार के लिए करना चाहते थे, लेकिन अब जो झिंग और अधिक चाहता था। क्या होगा अगर वह ल्योंगजिंग का बॉयफ्रेंड बन सके? विदेश आने से पहले वह अपने पिता द्वारा तय की गई एक ब्लाइंड डेट पर गया था।
दूसरे पक्ष ने उसे सिरे से नकार दिया था। यहां तक कि यह भी कहा था, अगर सोंग होता तो मैं विवाह गठबंधन के लिए सहमत हो जाती। वह आग बबूला हो गया था। लेकिन अब बात अलग थी। अगर वह ल्योंगजिंग से शादी कर सकता तो वह एक बिल्कुल अलग स्तर होता। मैं जल्दी से जोंगफोंग को खींचकर अगले चौराहे तक भागा। जोंगफोंग ने पहले ही मेरा पीछा किया था और कैफे में उस लड़के को देखा था जो मेरे जैसा दिखता था। जिस पल मैंने उसे देखा, मैंने उसे दूर खींच लिया। वह स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं था। क्या तुम उस कैफे के लोगों को जानते हो? मैंने इसे छिपाया नहीं। वही पिता। जोंगफोंग तुरंत समझ गया। वही पिता। अलग माताएं। उसने मेरे कंधे को थपथपाया। तुम इतने शानदार हो, इतने अच्छे हो। तुम्हें एक नीच व्यक्ति के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। भले ही वह नीच तुम्हारे पिता हो, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मेरे माता पिता का तलाक तब हो गया था जब मैं बहुत छोटा था। मुझे वे बमुश्किल याद हैं, लेकिन उन्हें अपनी उपस्थिति दिखाना पसंद है। मैं समझता हूं कि वह क्या सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं सुकिंग के करीब आ गया, इसलिए मुझे उनके लिए कुछ लाभ लाना चाहिए। लेकिन मैंने सुकिंग के सामने उनका एक बार भी जिक्र नहीं किया। वह बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सुकिंग को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह जी मिंगचुआन की तरह नहीं है। सुकिंग के साथ प्यारा व्यवहार कर रहे हो। सुकिंग जी मिंगवान को अपनी जान दे देगी। अगर मैंने सुकिंग से अपने पिता के लिए लाभ मांगा होता तो आधे दिमाग वाला कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि सुकिंग क्या कहती। जोंगफोंग ने मुझे सांत्वना दी। तुम दोनों को देखो, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा हैंडसम हो, वही कपड़े पहने हुए भी। तुम उससे मीलों आगे हो। मैंने अपने होंठ सिकोड़े। नहीं जानता था कि कैसे समझाऊं। कम से कम जब मैं पहली बार राजधानी आया और जो झिंग को देखा तो वह ऐसा नहीं दिखता था। बाद में वह धीरे धीरे मेरे जैसा दिखने लगा। उसने निश्चित रूप से मेरे चेहरे के आधार पर काम करवाया होगा। उस एहसास ने मुझे घृणा और बेबसी दोनों महसूस कराई। घृणा इसलिए क्योंकि कोई जिसे मैं नफरत करता हूं वास्तव में कुछ हद तक मेरे जैसा दिखता है, और बेबसी इसलिए क्योंकि जो जिंक ने मेरी नकल करना चुना। मैं कोई प्लास्टिक सर्जन नहीं हूं। मैं उसे रोक नहीं सकता। ये मक्खी निगलने जैसा है। मैं इसे थूक नहीं सकता और न ही निगल सकता हूं। और आज जो जिंक को देखना इसे और भी बुरा बना दिया। मेरी जैसी बालों की शैली तो एक बात थी, लेकिन कपड़े भी बिल्कुल एक जैसे थे। मैंने आज ही यह आउटफिट खरीदा था क्योंकि मुझे यह पसंद आया था। फिर भी किसी तरह उसने बिल्कुल वही चीज पहनी हुई थी। मैंने बहुत पहले ही ध्यान दिया था कि जो झिंग मेरी नकल कर रहा था और अब वह लगभग पूरी तरह से मेरे साथ सिंक में था। मैं अब इसके बारे में और नहीं सोचना चाहता था। वैसे भी भविष्य में मेरा उससे कोई संपर्क नहीं होगा। हम दोनों स्टेशन गए। हमने आखिरी ट्रेन ली। हम खिड़की के पास दबे हुए थे, एक दूसरे से कसकर सटे हुए। मैंने खिड़की से बाहर देखा और अचानक मेरी आंखें फटी रह गईं। जोंगफोंग का सिर मेरा नजारा रोक रहा था, इसलिए मैंने उसके सिर को एक तरफ धकेल दिया और बेताबी से बाहर घूरने लगा। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने एक भूत देखा। जोंगफोंग ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? दिन दहाड़े भूत कहां से आएगा? मैंने सच में एक भूत देखा। मुझे लगता है कि मैंने अभी जियाशाइन को देखा। कार तेजी से आगे बढ़ी और मैंने भीड़ में गायब होती जीशाइन जैसी आकृति को देखा। मैं दिनों तक कार के दरवाजे के सहारे खड़ा रहा। मेरी अभिव्यक्ति देखकर जोंगफोंग ने मुझे कंधे से धक्का दिया। उसने लापरवाही से कहा, मुझे मत बताओ कि तुमने सच में भूत देखा है। दिन दहाड़े ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसकी ओर मुस्कुराया। हां, दिन दहाड़े मैं भूत कैसे देख सकता हूं, जब तक कि वह भूत ना हो। मेरा दिमाग अस्त व्यस्त था। यह केवल एक क्षण भंगुर नजर थी, लेकिन वह चेहरा निश्चित रूप से जी शाइन का था। मेरे दिमाग में एक असंभव संभावना सतह पर आई। जी शाइन अपनी मौत का नाटक कर रही थी। क्या चाल है? उसने सीधे जी मिंगवान को शिखर पर पहुंचा दिया, सुकिंग के दिल में सबसे खास अस्तित्व बना दिया और मेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन वह भावना जल्दी ही फीकी पड़ गई। मेरा जीवन जीमिंग शुआन के कारण अस्त व्यस्त नहीं था, बल्कि सुकिंग के कारण था। जी मिंगवान के बिना भी अन्य लोग होते। मेरी सारी शिकायतें और दर्द सुकिंग से आए थे। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे और सुकिंग के बीच सब खत्म हो गया था। अब इस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अचानक मुझे उत्सुकता हुई। अगर सुकिंग को पता चला कि जी शाइन मरी नहीं है, कि उसे जी लिनग्वेन और जी शाइन ने घुमाया है, तो उसके चेहरे पर किस तरह के भाव होंगे? जेट पेंडेंट की फोटो मिलने के बाद सुकिंग ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और लुचांग से विदेश के लिए सीधी फ्लाइट बुक करने को कहा। उसने किसी को नहीं बताया कि वह विदेश जा रही है।
नहीं वह अपने साथ लुचांग को ले गई। इसके बजाय उसने दूसरों को अपने साथ ले जाने की व्यवस्था की। दूसरी तरफ उसने स्थानीय ताकतों से भी संपर्क किया। विदेश में रात 10 बजे जीवानजी को सुकिंग यान का फोन आया। तुम इतनी जल्दी यहां पहुंच गई? समय के आधार पर सुकिंग द्वारा उसे फोन करने के बाद वह बिना रुके यहां आ गई। टिकट का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि सुकिंग यान को टिकट खरीदने की जरूरत नहीं थी। उसके पास एक निजी जेट था। ठीक है, मैं थिएटर के प्रवेश द्वार पर हूं, मुझे ढूंढ लो। जोझिंग को लियोंगजिंग ने एक संगीत कार्यक्रम कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। जीवानजी लियोंगजिंग की दूसरी तरफ खड़ी थी। सुकिंग यान नाम बहुत विशिष्ट था, इसलिए जो जिंग ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। जीवानजी के फोन रखने के बाद जो झिंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह सू परिवार की सुकिंग यान थी? जीवानजी मुस्कुराए। हां। सो झिंग ने सोच समझकर कहा, मैंने सुना है कि तुम उससे मिलने जा रही हो। शायद मुझे पहले वापस चले जाना चाहिए। तुम लोग शायद बिजनेस पर चर्चा करोगे, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लियोंगजिंग ने हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। समूह प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। जल्द ही एक रोल्स रॉयस थिएटर के सामने रुकी। सुकिंग बाहर निकली और सीधे जीवानजी की ओर चली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसे मुझे दो। जीवानजी मुस्कुराई और डिब्बा उसकी हथेली में रख दिया। सुकिंग ने इसे खोला। अंदर सच्चा प्यार तारा, ट्रू लव स्टार जेड पड़ा था। तो तुम सच में विदेश में हो? उसकी पकड़ थोड़ी सख्त हो गई। उसका चेहरा भावहीन रहा। तुमने इसे कहां से खरीदा? मुझे वहां ले चलो। जीवानजी को उसके असभ्य लहजे से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उसने अभी अभी 10 बिलियन कमाए थे। सुकिंग चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, वह फिर भी मुस्कुरा सकती थी। यह बिल्कुल कोने के पास है, मैं तुम्हें ले चलती हूं। सुकिंग की नजर गहरी हो गई। चूंकि जेट बेच दिया गया था, यह जरूर परिचित चैनलों के माध्यम से आया होगा, जिसका मतलब था कि सोंग ज्यादा दूर नहीं हो सकता था। वे जल्दी ही अंकल जो की दुकान पर पहुंच गए। उसने साइनबोर्ड को ध्यान से पढ़ा। उसने सुकिंग यान से कहा, इस दुकान के मालिक को कुछ काम है और यह कुछ समय के लिए बंद रहेगी। फिर से खुलने की तारीख अनिश्चित है। सुकिंग का चेहरा काला पड़ गया। मैं समझ गई। सुकिंग यान ने जेट बॉक्स उठाया और जाने के लिए मुड़ी। लेकिन जैसे ही वह जा रही थी, उसकी नजर व्हील चेयर में बैठे जो झिंग पर थोड़ी देर के लिए रुकी। जो झिंग ने तुरंत अपना सिर शर्म से झुका लिया। वह इतना भोला नहीं था कि यह सोचे। सुकिंग को उसमें दिलचस्पी थी। सुकिंग की वह नजर शायद इसलिए थी क्योंकि उसने उसमें मेरी छाया देखी थी। आखिरकार उसने जानबूझकर मेरी नकल की थी। मेरी आदतें वह सुकिंग से भी बेहतर जानता था। उसके लिए सुकिंग की वह नजर मजाक जैसी लगी। सुकिंग कार में बैठी और चली गई। जीवानजी हल्की सी मुस्कुराई। लियोंगजिंग भी कोमलता से मुस्कुराई। जीवानजी की ओर सार्थक रूप से देख रही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सुकिंग यान इस तरह यहां दौड़ती हुई आई सिर्फ एक जेड पेंडेंट के लिए? जीवानजी ने पूछा। और क्या हो सकता है? लियोंगजिंग मुस्कुराई। जेड अपने आप में मूल्यवान नहीं है। मायने यह रखता है कि यह क्या प्रतिनिधित्व करता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सू परिवार के वारिस का प्रतीक जेड पेंडेंट किसी साधारण चोर द्वारा चुराया जा सकता है? जीवानजी ने कुछ देर सोचा। यह सच है। सू परिवार की स्थिति को देखते हुए सच्चा प्यार दिल कैसे खो सकता है? उनकी बातचीत सुनकर जो झिंग ने कुछ सोचा। उसने घबराहट में कहा, कुछ दिन पहले सोंग भाग गया था। सुकिंग पागलों की तरह उसे ढूंढ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि सोंग ने जेड चुरा लिया और इसे बेचने के लिए विदेश ले आया? लियोंगजिंग ने कुछ देर सोचा। उसके कोमल चेहरे पर असहमति दिखाई दी। सोंग इतना आगे नहीं जाएगा, उसकी हिम्मत भी नहीं होगी। जीवानजी को अचानक कुछ एहसास हुआ और वह होश से बिना नहीं रह सकी। मुझे पता है उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें सुकिंग और जीमिंगुआन के नाम खुदे हुए हैं। जब सोंग ने इसे देखा होगा तो वह पागल हो गया होगा। उसने 7 साल तक सुकिंग यान को खुद को समर्पित कर दिया। फिर भी सच्चा प्यार दिल पर जीमिंगुआन का नाम है, इसलिए वह अपमान में गुस्से में आ गया और जेड पेंडेंट चुरा लिया। उसके बाद इसे बेचना स्वाभाविक ही है। लियोंगजिंग ने सिर हिलाया। फैसला करना मुश्किल है। उसने पेंडेंट के अंदर की नक्काशी तक नहीं देखी। इस स्थिति में मेरे लिए कुछ चरम कदम उठाना अजीब नहीं होगा। जो झिंग के चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखाई दी। वह समझ गया, सुकिंग मुझे ढूंढने आई है। मैं सुकिंग को मुझे ढूंढने नहीं दे सकता। लियोंगजिंग की खोज ने एक बड़ा हंगामा मचा दिया। ऑनलाइन बहुत से लोगों ने मुझे टैग किया। मैंने अब स्थिति देख ली है। मैं आगे आने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार मैं सुकिंग से छिपा हुआ हूं। लेकिन अगर सुकिंग मुझे ढूंढ लेती है, भले ही वह अभी ध्यान न दे, एक बार जब मैं स्टार प्रोजेक्ट में शामिल हो जाऊंगा
तो सबके सामने मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। क्या होगा अगर मैं तब उसका खुलासा कर दूं? इसलिए मैं अभी सुकिंग को मुझे ढूंढने नहीं दे सकता। जुजिंग ने अचानक कहा, मिस लियोंग, मैं थोड़ा थक गया हूं, क्या आप मुझे वापस ले जा सकती हैं? लियोंगजिंग ने धीरे से कहा, ठीक है। लियोंगजिंग और जिवानजी ने जुजिंग को होटल पहुंचा दिया। वोंग हाओ पहले से ही प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लियोंगजिंग से व्हीलचेयर ले ली। आप दोनों का धन्यवाद, जुजिंग ने धीरे से कहा। धन्यवाद। लियोंगजिंग का चेहरा कोमलता से भरा था। जल्दी आराम करो, मैं तुम्हें कल एयरपोर्ट के लिए लेने आऊंगी। जुजिंग के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। लियोंगजिंग उसकी पहुंच से बहुत दूर की व्यक्ति थी। इसके अलावा उसका शरीर और चेहरा सुंदर था, हर तरह से उत्कृष्ट। जुजिंग के लिए लियोंगजिंग को देखते ही प्यार हो जाना अजीब नहीं था। लियोंगजिंग और जिवानजी के जाने के बाद जुजिंग के भाव तुरंत काले पड़ गए। उसने वोंग हाओ का हाथ बेताबी से पकड़ लिया। चाचा, मेरी मदद करो, वोंग हाओ ने जल्दी से कहा। क्या हुआ? जुजिंग ने जल्दी से समझाया। सुकिंग पहुंच गई है, वह सोंग को ढूंढने आई है। हम उसे ढूंढने नहीं दे सकते। अगर सोंग उसके साथ वापस चला गया तो वह निश्चित रूप से मेरा पर्दाफाश कर देगा। अगर मेरा पर्दाफाश हो गया तो परिणामों की बात तो छोड़िए, मुझे वह कुछ नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूं। लियोंगजिंग का स्पष्ट रूप से मुझ पर अच्छा प्रभाव है। जब तक मेरे पास कुछ समय है, मैं लियोंगजिंग को जीत सकता हूं। वोंग हाओ स्थिति की गंभीरता को समझ गए। उन्होंने जुजिंग के कंधे को थपथपाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं सुकिंग द्वारा सोंग को ढूंढने नहीं दूंगा। वह इस दुनिया से बिना किसी सुराग के गायब हो जाएगा। जुजिंग अभी भी बहुत भोला था। वह अब मेरा रूप धर रहा था जब तक मेरा अस्तित्व है। यह एक टिक टिक करता बम है, केवल तभी जब मैं गायब हो जाऊं। यह रहस्य हमेशा के लिए रहस्य बना रह सकता है। वोंग हाओ का जवानी का पहला प्यार अब हगुओं में है और माफिया का सदस्य है। वहां उसका बहुत प्रभाव है। अगर 1 या 2 चीनी लोग चुपचाप गायब हो जाते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जोंग फोंग और मैं शहर लौटे तो रात हो चुकी थी। जैसे ही मैं घर में घुसा, मुझे खाने की खुशबू आई। शियाओयी किचन में व्यस्त थी। पिछले 1 सप्ताह के दौरान शियाओयी के साथ मेरा रिश्ता अस्पष्ट, एम्बिग्युअस हो गया था। स्पष्टता से सिर्फ 1 कदम दूर। 2 दिनों में शियाओयी का जन्मदिन है। मेरी योजना तब उसे स्वीकार करने की है। मैंने आज ही उपहार खरीदा है, कबूलनामे का प्रतीक घड़ी। शियाओयी को यह जरूर पसंद आएगी। मैं इसे छिपाने के लिए चुपचाप ऊपर चला गया। शियाओयी ने मुझे चोर की तरह कोमलता से देखा, लेकिन मेरा खुलासा नहीं किया। अगली दोपहर क्लास के बाद मैं अपना स्केचबुक लेकर स्कूल से साइकिल चलाकर निकला। जैसे ही मैं स्कूल के गेट पर पहुंचा, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने साइकिल रोकी और देखा कि एक बहुत ही फैशनेबल आदमी मुझे बुला रहा है। मैंने उसकी ओर देखा। आपने मुझे बुलाया? वोंग हाओ ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। हां, मैं वोंग हाओ हूं। शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं वास्तव में आपको नहीं जानता। आप मुझसे क्या चाहते हैं? वोंग हाओ ने अपनी भौहें उठाईं। चलो एक कैफे ढूंढते हैं और बात करते हैं। मैं मुस्कुराया। मैं आपको जानता तक नहीं, मैं आपसे बात क्यों करूं? अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है तो कहिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, मैं साइकिल चलाकर जाने के लिए तैयार हो गया। वोंग हाओ चिल्लाया, सुकिंग यहां है। मेरे कदम तुरंत रुक गए। वोंग हाओ मेरे पास आया, एक फोटो निकाली और मुझे पकड़ा दी। फोटो में सुकिंग अंकल जो कि दुकान पर खड़ी थी। जब मैंने फोटो देखी तो मेरा दिल धड़क उठा। उस पर टाइम स्टैम्प कल रात 8-4 बजे के आसपास का था। मैंने आज सुबह ही जेड पेंडेंट बेचा था और सुकिंग उसी रात पहुंच गई थी। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? पेंडेंट को इतनी जल्दबाजी में बेचना एक गलती थी। वोंग हाओ को मेरी उलझन समझ आ गई। उसने सार्थक रूप से कहा, तुमने जेड पेंडेंट की प्रसिद्धि को कम आंका। यह पेंडेंट विदेश में अच्छी तरह से नहीं जाना जाता है, लेकिन यहां हमारे देश के बहुत से लोग हैं। ऐसा ही हुआ कि राजधानी की एक सोशलाइट ने इसे देख लिया। उसने पेंडेंट को पहचान लिया। यह सू परिवार का सच्चा प्यार दिल है, इसलिए उसने इसे खरीदा और सुकिंग यान के पास ले गई। तुम्हारे ठिकाने का पहले ही पता चल चुका है। मुझे ठंडक महसूस हुई। सुकिंग पहले ही आ चुकी है, जिसका मतलब है कि वह जानती है कि मैं हगुओं में हूं। जब तक वह मुझे ढूंढना चाहती है, वह अंततः सफल हो जाएगी। मैं क्या करूं? मेरे चेहरे पर चिंता देखकर वोंग हाओ ने स्वेच्छा से कहा, मेरा एक दोस्त है जो बहुत सक्षम है। वह बिना किसी के ध्यान दिए तुम्हें चुपके से दूसरे शहर भेज सकता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैंने उसे गौर से देखा। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आप कौन हैं?
वोंग हाओ मुस्कुराया। मैं सुकिंग का कट्टर दुश्मन हूं। उसके लिए चीजें मुश्किल बनाना मुझे खुशी देता है। वह तुम्हें ढूंढना चाहती है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें न ढूंढ पाए। वह एहसास संतोषजनक है। सुकिंग यान के वास्तव में बहुत सारे दुश्मन थे, वरना उसे इतनी बार फंसाया नहीं जाता। उसके चारों ओर इतने बॉडीगार्ड होने के बावजूद हर तरह की दुर्घटनाएं अभी भी होती थीं। मैंने एक पल सोचा, फिर वोंग हाओ से कहा, मुझे वापस जाना होगा और अपने दोस्त के साथ इस पर चर्चा करनी होगी। वोंग हाओ ने एक बिजनेस कार्ड निकाला और मुझे थमा दिया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करना। तुम्हारे पास एक दिन है। अगर मैं तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ सकता हूं तो सुकिंग बहुत धीमी नहीं होगी। तब तक तुम भागना चाहो तो भी नहीं भाग पाओगे। यह कहने के बाद वोंग हाओ ने मुझे एक गहरी नजर दी, फिर शान से चला गया। जैसे ही वह गया, मैंने बिजनेस कार्ड कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं अंदर ही अंदर हंसा। क्या वोंग हाओ को लगा कि सिर्फ इसलिए कि मैं उससे नहीं मिला था, मैं उसे नहीं पहचान पाऊंगा? जब मैंने कल जो जिंग को देखा था तो वोंग हाओ उसके बगल में खड़ा था। वोंग हाओ का चेहरा जोंगयान, जो जिंग की जैविक मां जैसा दिखता था। क्या उसे लगा कि मैं अंधा हूं और बता नहीं सकता? वोंग हाओ एक गरीब छात्र था जिसे मेरी मां ने प्रायोजित किया था। मैं वोंग हाओ को जानता हूं। मुझे विश्वास नहीं है कि वह दयालुता से मुझे चेतावनी देने आया था। इसलिए जब मैंने वोंग हाओ को कार चलाकर जाते देखा तो मैंने लापरवाही से कहा, बुरी नीयत कार दुर्घटना लाती है। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, वोंग हाओ का पहिया अचानक फिसल गया। कार सीधे सड़क के किनारे के खंभे से टकराई, शहर की नदी की रेलिंग तोड़ दी और उसके अंदर पलट गई। वोंग हाओ काफी भाग्यशाली था। ऐसा स्कूल की छुट्टी के समय हुआ। जवान, मजबूत छात्र गर्मजोशी से भरे हुए थे। कोई सीधे अंदर कूद गया, एक पत्थर उठाया और कार की खिड़की तोड़ दी। उन्होंने बेहोश वोंग हाओ को कार से बाहर निकाला। वह काफी बदकिस्मत भी था। कार के एयरबैग नहीं खुले थे। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया था, जिससे वह खून से लथपथ हो गया था। विदेशी का लोगों को बचाने का तरीका ड्राइवर की खिड़की तोड़ना था। टूटे हुए कांच ने उसके हाथ में छेद कर दिया। उसे पानी से बाहर निकाला गया। वह भीगा हुआ और चोटों से ढका हुआ था। यह एक दयनीय दृश्य था। जब उसे किनारे पर लाया गया तो काले कपड़े पहने एक आदमी दौड़कर आया, उसे उठाया और अस्पताल की ओर भागा। मैंने इसकी परवाह नहीं की और सीधे घर चला गया। वोंग हाओ की निश्चित रूप से बुरी नीयत थी, लेकिन एक बात उसने सही कही थी। अगर वह मुझे इतनी जल्दी ढूंढ सकता था तो सुकिंग बहुत धीमी नहीं होगी। मैं शियाओयी के साथ इस पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन वह आज बाहर गई थी। वह अपने शिक्षक के साथ एक कला प्रदर्शनी में शामिल होने गई थी और कल रात तक वापस नहीं आएगी। यह प्रदर्शनी महत्वपूर्ण और निजी थी। संचार के सभी रूपों की अनुमति नहीं थी। मैंने अपने हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना की कि सुकिंग कुछ दिनों के लिए टल जाए। उस रात सोते समय मैं अचानक एक दुःस्वप्न से जागा। मेरी पीठ ठंडे पसीने से ढकी थी और मेरा चेहरा पीला था। सुकिंग सच में एक भटकते हुए भूत की तरह थी। मैंने अभी सपना देखा था कि उसने मुझे हथकड़ी और बेड़ियां पहना दी थीं, मुझे बंद कर दिया। वह पागल बिल्कुल ऐसा कुछ कर सकती थी। मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा था। कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि सुकिंग जिसकी परवाह करती थी वह जीमिंगवान था। तो फिर मुझ पर क्यों टिकी हुई थी? उसके लिए जीमिंग शुआन के साथ प्यार में रहना बेहतर नहीं होता? क्यों मुझे बांधने पर जोर दे रही थी? क्या उसे रिश्ते में तीसरे व्यक्ति का होना पसंद है? यह किस तरह की विकृत पसंद है? मैंने अपनी कनपटी रगड़ी। मुझे थोड़ी प्यास महसूस हुई, इसलिए मैं पानी लेने उठा। जब मैंने पहला घूंट लिया तो मुझे कुछ तीखी गंध आई। ऐसा लगा जैसे यह नीचे से आ रही हो। मैं सीढ़ियों की ओर चला और नीचे एक साए को इधर उधर छिपते हुए देखा। मैं चिल्लाया, वहां कौन है? उस व्यक्ति ने अचानक एक लाइटर जलाया और उसे सीढ़ियों की ओर फेंक दिया। आग तुरंत फैल गई। कुछ ही पलों में आग दूसरी मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंच गई। किसी ने घर में आग लगा दी थी। मैं दूसरी मंजिल का दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन वह बाहर से बंद था। कोई मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जल्दी से अपना मुंह और नाक ढक ली और खिड़की को पागलों की तरह पीटने लगा। उम्मीद थी कि कोई देखेगा और मुझे बचा लेगा। घना धुआं मेरे फेफड़ों में भर गया। मेरा सिर चकराने लगा। बेहोश होने से पहले मुझे लगा कि मैंने किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनी है। घना धुआं मेरी ओर बढ़ा। मेरा दम घोंट दिया, जिससे मैं सांस नहीं ले सका। किसी ने नीचे तेल डाल दिया था। आग तेजी से फैल रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऊपर का दरवाजा बंद था और खुल नहीं रहा था। मुझ में निराशा भर गई। धुआं मेरे फेफड़ों में भरता रहा। मैं बुरी तरह खांसा
आशा की एक किरण ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं खिड़की की ओर बढ़ा, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसे पीटने और मदद के लिए पुकारने लगा। मेरी जिन्स जेंक्स क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी थी, वरना मैं दरवाजे को उड़ा सकता था। मैंने अपने हाथ से अपनी नाक ढंक ली, एक रिचार्जेबल डेस्क लैंप पकड़े हुए मदद के लिए संकेत देने के लिए उसे खिड़की पर लहराया, लेकिन आग बहुत तेज फैल गई। जिस घर में मैं रहता था वह ज्यादातर लकड़ी का बना था, इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। मैं कमजोरी से फर्श पर गिर पड़ा, धुएं से बुरी तरह खांसने लगा, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। एक दिन में मुझे लगा कि मैंने किसी को सुना। जो डरावना था वह यह था कि आवाज सुकिंग जैसी लग रही थी। मैंने एक कड़वी मुस्कान दी। ऐसे समय में मैं वास्तव में उसकी आवाज का भ्रम पाल रहा था। जैसे जैसे मेरी चेतना फीकी पड़ी, मुझे कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। ऊपर का एक लकड़ी का शहतीर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सका और नीचे गिर गया। मैंने कमजोरी से अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या मैं मरने वाला था? मेरी आखिरी याद में मुझे किसी के दर्द में कराहने की आवाज सुनाई दी और फिर मेरे चेहरे पर कुछ गीला टपका। मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब मैं फिर से जागा तो कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट की तेज गंध मुझे महसूस हुई। मुझे बेहोश होने से पहले की तेज गर्मी याद आई और मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। जो सामने आया वह एक आलीशान कमरा था। छत सफेद थी और सारा सामान भी सफेद था। मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी और मेरे बगल में एक और व्यक्ति लेटा था। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें बंद थीं। वह ऐसा लग रहा था जैसे दर्द में डूबा हो। मैंने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। मरने के बाद भी मैं सुकिंग के साथ क्यों हूं? तभी वेंग वयंग, जिसने दरवाजा धकेला था, ने वह सुना। वेंग एक सफेद कोट पहने था, उसके हाथ में एक सिरिंज थी। तुम मरे नहीं हो। मैंने उसे उलझन में देखा। आप कौन हैं? मैं वेंग हूं, सुकिंग का निजी डॉक्टर। मैं अभी भी आग से उभरा नहीं था। मुझे लगा कि सब कुछ मरने के बाद का एक भ्रम था, तो यह सच था। वह आवाज जो मैंने तब सुनी थी वह वास्तव में सुकिंग की थी। वेंग उसके पास गया और उसकी बांह में दबा दी। जब शहतीर गिरा तो उसने इसे तुम्हारे लिए लिया। उसकी पीठ बुरी तरह जल गई थी और वह फिर भी तुम्हें आग से बाहर निकाल लाई। तुम ज्यादातर ठीक हो, लेकिन उसके शरीर को गंभीर क्षति पहुंची है। सुकिंग के कपड़े हटा दिए गए थे और उसकी पीठ पर पट्टियां बंधी थीं। वेंग ने मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जहां तक मुझे पता है वह किसी को ढूंढने इस देश में आई थी। क्या वह तुम्हें ढूंढ रही थी? वेंग की नजर का सामना करते हुए मुझे नहीं पता था कि क्या जवाब दूं। मैं उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सका। यह सच था कि सुकिंग ने मुझे बचाया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैं उसे समझ नहीं सका। हर बार जब यह मेरे और जीमिंग शुआन के बीच होता था, जब उसे एक को चुनना होता था, तो वह हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चुनती थी। लेकिन जब जीमिंग चुआन आसपास नहीं होता था तो वह मेरे लिए चट्टानों से कूद जाती थी, मेरे लिए आग में दौड़ जाती थी। क्या सुकिंग दो व्यक्तित्वों में बंटी थी? मेरा चेहरा थकान से भरा था। मैं उसके आराम में बाधा नहीं डालूंगा, मैं दूसरे कमरे में आराम करूंगा। अपनी बेहोशी की हालत में भी सुकिंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। यह देखकर वेंग सब समझ गया। वह मुस्कुराया और मुझसे कहा, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, कहीं मत जाओ। वह निश्चित रूप से नहीं चाहती कि तुम जाओ। समस्या यह थी कि मैं जाना चाहता था। मैंने सुकिंग की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे वेल्डेड हो। मैं उसे हिला नहीं सका। अंत में मैंने हार मान ली। बिस्तर के सहारे टिक गया, सामने खालीपन में घूरता रहा। कल की वह आग, निश्चित रूप से किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मैं इस शहर में ज्यादा समय से नहीं था और मेरा कोई दुश्मन नहीं था। एकमात्र स्पष्टीकरण वोंग हाउ था। बेहतर होगा कि वह मेरे हाथ न लगे, वरना मैं अपने और अपनी मां दोनों के लिए हिसाब बराबर कर दूंगा। मुझ पर ड्रिप लगी थी और सुकिंग पर भी। इसमें कुछ शामक सेडेटिव रहा होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला और मुझे नींद आ गई। जब मैं फिर से जागा तो मेरी कमर के चारों ओर एक हाथ था। मैं चौंक गया और हिंसक रूप से संघर्ष किया। मेरे कान के पास एक दबी हुई कराह सुनाई दी। सुकिंग की आवाज मेरे पीछे से आई, हिलना मत। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें अभी भी दर्द का एक निशान था। सुकिंग गंभीर रूप से घायल थी। न केवल उसकी पीठ बुरी तरह जल गई थी, बल्कि जब वह गिरती हुई लकड़ी की चपेट में आई तो उसे गंभीर चोट भी आई थी। उसके आंतरिक अंगों को भी नुकसान पहुंचा था। मैंने धीरे से सुकिंग का हाथ अपनी कमर से हटाया
फिर बिस्तर से उतर गया। सुकिंग ने अपना शरीर हिलाया, तकिए के सहारे अपनी पीठ को टिकाया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जैसे वह मुझे देख रही हो। तुम मरीज हो, ठीक से आराम करो। यह पुष्टि करने के बाद कि मैं ठीक हूं, वह अंततः थोड़ा रिलैक्स हुई। फिर उसने धीरे से कहा, इधर उधर मत भागो, विदेश में खतरा है। अगर मैं कल वहां नहीं होती तो तुम मर जाते। जैसे ही सुकिंग ने यह कहा, उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह जारी नहीं रखना चाहती थी, लेकिन यह वास्तव में सच था। उसके लोगों ने हगुओं के सभी कला स्कूलों की खोज की। अंततः उन्हें मेरा ठिकाना मिल गया। वह बिना किसी देरी के वहां पहुंची। बाद में उसे मेरा पता भी मिल गया। आग हर तरफ भड़क रही थी। उसने मुझे खिड़की के पास मदद के लिए पुकारते हुए सटीक रूप से देखा। वह दृश्य अविस्मरणीय है। मैंने सुकिंग यान की ओर देखा। मुझे लगा कि वह गुस्से में होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका लहजा शांत था। मैंने एक आह भरी। सुकिंग, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मुझे मेरा अब का जीवन पसंद है। कृपया मुझे जाने दो। क्या तुम कर सकती हो? सुकिंग ने मेरी ओर देखा। क्या यह उसकी वजह से है जो तुम्हारे साथ रह रही है? उसका लहजा शांत था, लेकिन मैं अभी भी दबी हुई नाराजगी सुन सकता था। मैं जानता था कि उसका मतलब शियाओई से था। मैंने बेबसी से आह भरी। अगर तुम ऐसा सोचना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुकिंग को ऐसा लगा जैसे रुई पर मुक्का मार रही हो। फिर उसने बिस्तर के बगल में जेड पेंडेंट का डिब्बा रख दिया। तुमने इसे क्यों बेचा? मैंने पेंडेंट की ओर देखा। थोड़ा पछतावा महसूस कर रहा था। मैं शेनवू को पैसा ट्रांसफर कर सकता था और उससे मेरे विदेशी खाते में भेजने के लिए कह सकता था। जेड पेंडेंट बेचने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी। कम से कम मैं अब भी सुरक्षित होता और सुकिंग मुझे नहीं ढूंढ पाती। मेरी अंतरात्मा ने मुझे बताया, जब तक मैंने इसे नहीं बेचा होता, न केवल वह मुझे नहीं ढूंढ पाती, बल्कि कल रात की आपदा भी नहीं होती। मुझे चुप देखकर सुकिंग ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। बोलो। उसकी आवाज में गुस्सा और सवाल था। मैंने वास्तव में उसका प्रपोजल जेड पेंडेंट बेच दिया था। मैं ऐसे निरर्थक सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने मेरे सामने निर्दोष होने का नाटक किया और अपना गुस्सा मुझ पर उतारा। मैं इसे और सहन नहीं कर सका। सुकिंग यान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत पाखंडी हो? सुकिंग यान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत पाखंडी हो? तुम मेरे सामने निर्दोष होने का नाटक करती रहती हो, फिर भी अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारती हो। तुम कब तक खुद को धोखा देती रहोगी? मैंने जेड पेंडेंट क्यों बेचा? क्या तुम सच में नहीं जानती? सुकिंग यान सच में नहीं समझ पा रही थी। उसने मेरी आंखों में देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे मुंह से एक उपहासपूर्ण हंसी निकली। मैं आगे बढ़ा और डिब्बा खोला। जेड पेंडेंट बाहर निकाला। मैंने आधी मुस्कान के साथ सुकिंग की ओर देखा। मैंने पेंडेंट उतारकर उसे थमा दिया। बहाने बनाना बंद करो। सुकिंग, यह पेंडेंट तुमने मूल रूप से जिमिंगवान को देने का इरादा किया था, है ना? तुम्हें उस समय बस मेरे प्रति अपराध बोध महसूस हुआ था, इसलिए तुमने मुझे बहलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। सुकिंग की भौहें तुरंत तन गईं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह पेंडेंट तुम्हारे लिए खास तौर पर बनवाया गया था। इसका जिमिंग शुआन से क्या लेना देना? क्या तुम हर बार सब कुछ उसी पर वापस लाना बंद कर सकते हो? जिंग शुआन के जिक्र पर सुकिंग ने बेबसी का एक निशान दिखाया। हर बार मैं उसकी वजह से उससे बहस करता हूं। उसने जोर देकर कहा कि वह उसे केवल एक छोटे भाई के रूप में देखती है। यह पेंडेंट खास तौर पर मेरे लिए बनाया गया था। इसका उससे क्या लेना देना था? मैं सुकिंग के लहजे का आदी हो चुका था। जब भी जिमिंग चुआन का जिक्र आता, वह कभी शांत नहीं रह पाती थी। बात हमेशा उन्हीं कुछ पंक्तियों पर आकर रुकती थी। मैंने सुकिंग को ठंडेपन से देखा। हुक के अंदर नक्काशी है। मुझे यह बताने से पहले एक बार अच्छी तरह देख लो कि यह पेंडेंट मेरे लिए बनाया गया था। सुकिंग को मेरे लहजे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मेरे चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव ने उसे बेचैन कर दिया। उसने पेंडेंट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी आंखें गहरी हो गईं। बेशक उसे अंदर नक्काशी मिल गई। उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। मैं उसकी पलकों को कांपते हुए साफ देख सकता था। उसने पेंडेंट को अपनी हथेली में कसकर भींच लिया। उसकी आंखों में एक तूफान उमड़ आया। उसने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं, और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वे शांत थीं। जब मैंने इसे बनवाया था तो नाम वास्तव में तुम्हारे और मेरे ही थे। मुझे नहीं पता कि यह ऐसा कैसे हो गया। मैंने अपने हाथ जेब में डाले और तिरस्कार किया। मैंने उसे मजाकिया नजरों से देखा। सुकिंग, क्या तुम खुद भी उस पर विश्वास करती हो जो तुमने अभी कहा? अगर तुमने सच में नाम दिए थे तो तुम्हारी नक्काशी में गलत नाम डालने की हिम्मत किसकी होगी? बेशक
वह संभावना असंभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे सुकिंग को गंभीरता से नहीं लेते। बात यह है कि वे मुझे गंभीरता से नहीं लेते। पहली बार सुकिंग की आंखों में बेबसी का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। मैं तुम्हें स्पष्टीकरण दूंगी। उसने अपना फोन निकाला और अपने विशेष सहायक स्पेशल असिस्टेंट को फोन किया। सुकिंग की आवाज ठंडी हो गई। लुचांग, सच्चा प्यार तारा, मैंने तुम्हें इसे कस्टमाइज करने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें नाम दिए थे, नाम गलत क्यों हैं? लुचांग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। क्षमा करें अध्यक्ष, मैं गलत था। जब आपने मुझे यह काम सौंपा था तब मैं मीटिंग की सामग्री संभाल रहा था, इसलिए मैंने इसे ली कॉन को पास कर दिया। जब ली कांग ने मुझे पेंडेंट दिया तो मैंने बिना जांच किए इसे सीधे आपको सौंप दिया। क्षमा करें अध्यक्ष, यह मेरी लापरवाही थी। कृपया मुझे दंडित करें। सुकिंग का गुस्सा और हताशा आखिरकार बाहर निकली। क्या मैंने तुम्हें काम संभालने से पहले सत्यापित करने और बाद में फिर से जांच करने के लिए नहीं सिखाया है? अपना सामान बांधो और तुरंत बाहर निकलो। यह पहली बार था जब सुकिंग यान को इतना गुस्सा आया था। फोन काटने के बाद उसने मेरी ओर देखा। मेरी नजरें उससे मिलीं। मेरे मुंह से एक ठंडी हंसी निकली। तो तुम्हें चीजों को सत्यापित करना आता है, हम? जब तुमने इसे मुझे दिया था तब तुमने इसके बारे में सत्यापित करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? सुकिंग यान, अंत में बात बस इतनी है कि तुम्हें परवाह नहीं थी। अगर यह पेंडेंट अरबों का होता और तुमने इसे लुचांग को सौंपा होता तो क्या वह इसे किसी और को देने की हिम्मत करता? क्या ली कॉन इसमें छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता? वे इस मामले में इतने लापरवाह क्यों थे? क्योंकि हर कोई जानता है कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। तुम्हें लगता है कि कोई गलती हुई होगी। सुकिंग के रवैये से मैं बता सकता था कि वह वास्तव में इसके बारे में नहीं जानती थी। उसे भी घुमाया गया था और इसमें ली कॉन शामिल था। लेकिन एक कदम पीछे हटकर देखें तो लुचांग और ली कॉन्स ने एक दूसरे पर दोष मढ़ने की हिम्मत क्यों की? क्या वह सुकिंग के रवैये के कारण नहीं था? सुकिंग यान समझाना चाहती थी, लेकिन नहीं जानती थी कैसे। मैंने एक गहरी सांस ली और उससे कहा, सुकिंग, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं क्योंकि तुमसे प्यार करना बहुत दर्दनाक है, बहुत अपमानजनक है। क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो?